नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा पेज नंबर 5 से आपकी बुक पे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हमें क्या मिला? आइडिया मिला कि हम एक नेशन बन सकते हैं। पहले हम लोग अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे, लेकिन अगर हमें डिक्टेटर से डेमोक्रेटिक की ओर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, जैसे फ्रांस के पीपल ने किया, और तभी हम अपने देश को एक नेशन की पहचान जो है दिला सकते हैं। वरना तो यहाँ पर क्या होगा? डिक्टेटर गवर्नमेंट ही रह जाएगी। तो नेशन की पहचान हमें रिवॉल्यूशन करने के बाद ही मिल सकती है। फिर उसने बताया रिवॉल्यूशन जो फर्स्ट शुरू हुआ था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में शुरू किया गया था। लुइस 16 के खिलाफ ये रिवॉल्यूशन पूरा का पूरा लड़ा गया, जिसके अंदर लुइस 16 को हराया गया। और लुइस 16 के बाद फिर वहां पर रिपब्लिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। रिपब्लिक गवर्नमेंट को भी हरा दिया गया। फिर जैकोबियन क्लब आया। जैकोबियन क्लब के बाद फिर वहां डायरेक्टरी आई, जो 5 पीपल का एक ग्रुप था। डायरेक्टरी के बाद फिर वहां पर कौन आए? नेपोलियन बोनापार्ट आए। तो यहीं तक का ये पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। तो इसके बाद इसमें आता है सेकंड टॉपिक, नेशन। नेशन क्या कहता है? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज, कि अब हम क्या होंगे? सब लोग एक साथ होंगे, सब ज्वाइन होंगे। तो सेंस मतलब ऐसा लगना भी चाहिए कि हाँ हम एक देश के अंदर रह रहे हैं। क्योंकि जब वो लोग फ्रांस के अंदर रह रहे थे तो वहां पर 3 स्टेट के अंदर लोगों को बांटा गया था। अभी तक तो देश क्या था? डिक्टेटर था। तो वहां पर लोगों को 3 ग्रुप के अंदर बांटा गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में प्रीस्ट एंड क्लर्की लोग रह रहे थे, रॉयल फैमिली वाले लोग रह रहे थे, नोबल पर्संस वगैरह रह रहे थे। सेकंड स्टेट में रिलेटिव्स ऑफ द किंग रह रहे थे, और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल रह रहे थे। तो डिफरेंशिएशन हो रहा था वहां पर लोगों के बीच में कि इनके लिए अलग रूल होंगे, इनके लिए अलग रूल होंगे, इनके लिए अलग रूल होंगे। तो गवर्नमेंट अब यहाँ पर क्या बताते हैं कि नेशन तभी होगा जब इन सब लोगों के लिए भी क्या हो? एक ही रूल हो, एक ही आदमी इनको कंट्रोल करने वाला हो। इनके लिए रूल्स जो है इक्वल हो। कहते हैं ना, ऑल द रूल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नजर में सारे के सारे रूल इक्वल होने चाहिए सभी लोगों के लिए। तो नेशनलिज्म एक वही भावना है जिसके अंदर लोगों को एक करने की कोशिश की जा रही थी, सभी लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कलेक्टिविटी, लोगों के अंदर इस भावना को जनरेट करने के लिए कि हम सब एक हैं, इसलिए ये प्रोसेस जो है पूरा किया जा रहा था। ज्वाइन पीपल टुगेदर, तो लोगों को ज्वाइन करने के लिए उनको बताया गया था। पहले पॉइंट में यहाँ दिया है द आइडिया ऑफ ला पार्टी एंड ला सिटियोन। इसमें बताया गया कि लोगों को बताया जा रहा था कि फ्रांस कोई किसी की जागीर नहीं है। जैसे इंडिया को हम क्या कहते हैं? मदरलैंड कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। इसी तरीके से ला पार्टी का मतलब फादरलैंड होता है, कि ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी अपनी जमीन है, किसी ने हमें नहीं दी है, ये हमें खुद मिली है बाय बर्थ। ये हमारा प्रिविलेज है कि हम इस भारत के, हम लोग कहते हैं ना हम मातृभूमि के रहने वाले, हमारी ये मातृभूमि है, हमारी माँ है, धरती माँ है। इसी तरीके से वो लोग भी अब इस धरती को अपना एक ही माने, कोई सब लोगों के लिए अलग अलग नहीं है। फिर इसमें ला सिटियोन का मतलब होता है कॉमन फीलिंग ऑफ सिटीजन, कि ये धरती हमारी है और हम सब इसके सिटीजन हैं। कोई भी सिटीजन इसकी नजरों में बड़ा या छोटा नहीं है, कोई भी सिटीजन इसके यहाँ से बाहर नहीं आया, कोई जीव नहीं है, कोई सर्ब्स नहीं है, कोई अल्बेनियन नहीं है, कोई आर्यन नहीं है, सब धर्म के लोग इक्वल हैं इस धरती के लिए। इस पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब बराबर हैं। तो नेशन की फीलिंग यहाँ से आनी शुरू हो गई। उन सबको सिखाया जा रहा था कि आप सब एक ही राष्ट्र के हिस्सा हैं। दूसरे पॉइंट में उसने बताया न्यू फ्रेंच फ्लैग, नहीं लिखा यहाँ पर हमने, छठी के बुक में दिया होगा न्यू फ्रेंच फ्लैग। एक ट्री कलर का एक नया झंडा उन्होंने अपने लिए चूज कर लिया कि जब हम आजाद होंगे तब हम कैसा झंडा रखेंगे? 3 रंग का झंडा रखेंगे, जो सभी जाति के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। वो किसी एक पर्टिकुलर समूह का कोई झंडा नहीं होगा, वो सभी लोगों का। जैसे इंडिया का झंडा क्या है? तिरंगा। 3 कलर है, वो सब लोगों का एक ही झंडा है ना। वैसे धर्मों के अलग अलग है, लेकिन पूरे भारत का एक ही झंडा है। इसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी लोग कह रहे थे कि पहले यहाँ पर अलग अलग तरीके के फ्लैग लोग होस्ट करते थे, लेकिन आज उन सबको हटा करके हमने फ्रांस का एक अपना अलग झंडा बना दिया है, वो ट्रिकलर फ्लैग होगा। फिर इसके बाद इसमें बताया गया न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ऑथ्स वर टेकन
पहले इससे पहले एक और पॉइंट आता है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब तीनों स्टेट के जनरल्स की मीटिंग बुलाई गई थी, लुईस 16 ने बुलाई थी, किस लिए? नए टैक्सेस को और ज्यादा इंपोज करने के लिए। तो उसमें से नेशनल असेंबली के लोग आदमी क्या करते थे, उस मीटिंग को छोड़ करके बाहर आ गए थे और एक टेनिस कोर्ट ओथ, टेनिस के कोर्ट में वो जमा हुए थे और वहां पर उन्होंने शपथ ली थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, नेशनल असेंबली उन्होंने बनाई थी, एक नई असेंबली बनाई है, ग्रुप ऑफ पीपल है ये, जिसके जो लोग क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन को आगे ले जाकर के स्टार्ट करने वाले हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू असेंबली। इसके बाद न्यू हाइम्स were composed, oath were taken। हाइम्स का मतलब क्या होता है, मंत्र, मंत्र होते हैं। मंत्र से मतलब यहाँ वो नहीं कि गुरुजी के पास गए और मंत्र ले लिया। मंत्र से मतलब है कि अब हमारे स्लोगन्स क्या होंगे, हमारी डिमांड क्या होगी, हम क्या क्या जो है बातें रखेंगे कि हमें क्या चाहिए, पूर्णतः है, हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए, हम जो है सब लोग इक्वल है, इस तरीके के मंत्र आज फ्रांस की सड़कों पर जो है लोग न्यू असेंबली वाले उठा रहे थे, उनको चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, स्लोगन्स वो लिख रहे थे। कंपोज्ड एंड ऑथ वर टेकन। ऑथ का मतलब होता है शपथ। उन्होंने शपथ ली कि हम जब तक इस रिवॉल्यूशन को बिल्कुल शांत नहीं होने देंगे, जब तक कि फ्रांस एक नेशन के तरीके से उभर करके सामने ना आ जाए या यहाँ पर लोगों को डिक्टेटर से आजादी मिल जाए। A centralized administrative system was set up। एक ऐसा सिस्टम जो है हम बनाना चाहते हैं जो सेंट्रलाइज्ड हो, जैसे कि इंडिया के अंदर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सारे के सारे देश की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपना रोल है कि वो अगर कोई रूल पास करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो करता है। इसी तरीके से बताया गया कि फ्रांस के अंदर बेशक हम अलग अलग एरिया के अंदर रह रहे हो, लेकिन हमारा गवर्न करने वाला एक ही आदमी हो जो सेंट्रलाइज्ड करके पूरी नेशन को अच्छे तरीके से गवर्न करे। उन्हीं के लिए वो अलग अलग पॉलिसीज को बनाए। हम एक ऐसा ही राजा चाहते हैं, एक ऐसा ही रूलर चाहते हैं जो सेंट्रली पूरी की पूरी फ्रांस को रूल आउट करे। इसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के टैक्स लिए जाते थे। इंटरनली कॉमन पीपल से ज्यादा, रॉयल पीपल से कम, किसी से बहुत ही ज्यादा, किसी से कुछ कम। तो ये जो इंटरनल ड्यूटीज है, कहते हैं इन सारे चक्रों से हमें हटाइए, एक ऐसा सिस्टम लेकर के आओ जिसमें क्या हो, ड्यूज वर अबॉलिश, ये सारे के सारे ड्यूज खत्म करके एक कॉमन टैक्स लगे, वो सब लोग सभी बराबरी से पे करें। जैसे भारत के अंदर भी है, कौन सा एक ऐसा टैक्स है जो सब लोगों को एक साथ पे देना पड़ता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कहते हैं ना, एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। तो इसी तरीके से वो लोग भी चाहते थे फ्रांस के अंदर कि कोई भी समूह ऐसा ना हो कि ज्यादा दे रहा हो टैक्स और कोई ग्रुप जो है कम टैक्स दे रहा हो और कोई दे ही ना रहा हो। सब लोगों के लिए एक जैसा बराबरी जैसा नियम होना चाहिए। और ये तभी होगा जब कोई एक गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड होगी, वो पूरे देश को एक फीलिंग से, नेशनलिज्म की फीलिंग से लेकर के चलेगी, तभी जो है हमारा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, तभी हम जाकर के जो है आगे गवर्न होंगे। इसके बाद उसने कहा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। एक ऐसा सिस्टम भी हमें इंट्रोड्यूस कराना होगा। और आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट का। कि पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी आदमी को 1 किलो चावल चाहते थे, तो वो एक दूसरे आदमी के पास गया और उसने कहा कि भाई उसके पास एक पेन है, कहा कि एक पेन ले लो और उसके बदले में तुम हमें 1 किलो चावल दे दो। तो एक जगह पर तो क्या हुआ, वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम कि 1 किलो चावल के बदले में क्या कीमत हो गई, एक पेन की कीमत होगी। दूसरे एरिया में एक आदमी जाता है, उसी को 1 किलो चावल चाहिए, दुकानदार उसको कहता है कि ले एक पेन का ढक्कन ले और मुझे 1 किलो चावल दे दे। तो देखो वेट और मेजरमेंट का तरीका क्या हो गया, दोनों जगह पर अलग अलग हो गया। कहीं पर तो पूरे पेन की कीमत से 1 किलो चावल मिल रहे हैं और कहीं पर सिर्फ एक पेन के ढक्कन से क्या मिल रहा है, 1 किलो चावल मिल रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं हुआ वेट और मेजरमेंट का। इसीलिए ही नेपोलियन बोनापार्ट ने इस सिस्टम को इसको ओवरकम करने के लिए कंडीशन को परफेक्ट एक वेट और मेजरमेंट का जो सिस्टम निकाल करके दिया, जिससे आगे जाकर के इस नेशन को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच वाज प्रमोटेड।
और रीजनल डायलेक्ट्स, रीजनल डायलेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं पर कुछ बोला जा रहा था, कहीं कुछ बोला जा रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि रीजनल डायलेक्ट्स को हमें अबॉलिश करना है, इन्हें सबको खत्म करना है, और हम क्या करेंगे, जब हमारा एक ही देश हो गया है, एक ही नेशन है, तो इसकी लैंग्वेज भी कैसी होगी, एक ही नेशनल लैंग्वेज होगी, और वो फ्रेंच होगी। यहाँ पर अधिकतर लोग सब क्या बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे। आज से जो डॉक्यूमेंट्स भी लिखे जाएंगे, जो दस्तावेज होंगे, वो सब फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ही इशू किए जाएंगे, ताकि सब लोगों को इजी हो उसे गवर्न करने में और उसको समझने में भी, उनको फॉलो करने में। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिससे हम लोगों ने देखा कि फ्रांस के अंदर क्या हुआ, एक नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप हो चुका है। फ्रांस जो है इन सारी बातों को मानने के लिए तैयार है कि इन सारी बातों को मानेंगे तो फ्रांस क्या बन जाएगा, एक नेशन बन जाएगा, और यहीं से ही नेशनलिज्म की भावना को जो है स्टार्ट कर दिया। यस सर। तो फ्रांस अब जान चुका है कि हमें नेशनलिज्म को अगर प्रमोट करना है तो सब लोगों को मिलकर के एक होना पड़ेगा, सारी की सारी स्टेट को हमें नेशन के तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, और कुछ नए नए नियम, कुछ नए नए रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा, तब हम लोग मिलकर के एक हो सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, फ्रांस तो नेशनलिज्म को अटेन कर लेता है। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म विल रैपिडली स्प्रेड। अब जब नेशन एक पूरा हो चुका है, फ्रांस पूरा नेशनलिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, वहां पर डिक्टेटर गवर्नमेंट की जगह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो चुकी है। कौन सी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई। मैंने बताया था ना, राजा के बाद लुई 16 के बाद वहां रिपब्लिक गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर वहां जैकोबियन गवर्नमेंट आई, फिर डायरेक्टरी आई। डायरेक्टरी भी क्या थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट दोबारा से आ जाता है, जो एक क्या था, मिलिट्री जनरल था, वो धीरे धीरे आर्मी का चीफ बना वहां पर। तो फ्रांस के अंदर से अब ये बात स्प्रेड होने लगी, जैसे आग फैलती है ना, एक जगह पर आग लगी वो सारे के एरिया में जलाने फैलना शुरू हो जाती है। तो फ्रांस जब नेशनलिज्म को अटेन करता है, ये बात यूरोप के अंदर चर्चा का विषय बन गई, चर्चा होने लगी कि भाई फ्रांस के अंदर तो नेशनलिज्म होने लगा, वहां पर तो लोग विद्रोह कर करके जीत गए हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, इस तरीके से सारी बातें यूरोप के अंदर फैलने लगी। तो यूरोप के अंदर जो अलग अलग देश थे, जैसे कि हॉलैंड हुआ, बेल्जियम हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, इन सारे आसपास के देशों के अंदर ये बात रैपिडली फैलती जा रही थी कि किस तरीके से फ्रांस के अंदर लोगों ने विद्रोह करके नेशनलिज्म को गेन कर लिया है। तो इसी तरीके से फिर वहां पर जैकोबियन गवर्नमेंट को हटा करके पॉलिटिकल क्लब जो डायरेक्टरी था वो आया। डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन बोनापार्टे आता है। नेपोलियन बोनापार्टे एक बहुत ही सुलझा हुआ आदमी था, बेशक वो डिक्टेटर था, लेकिन उसके काम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरीके से थे। वो डिक्टेटर था, हालांकि उसके हाथों में सारी पावर थी, लेकिन उसने काम कुछ इस तरीके से किए हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है। हम अगली टॉपिक में नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हमें लास्ट में ये पता चला है कि नेपोलियन बोनापार्टे ने जब फ्रांस के अंदर पूरा कंट्रोल हो गया तो फ्रेंच की आर्मीज को भेजना शुरू कर दिया। कहां पर, दूसरे देशों पर जाओ, आक्रमण करो और उनको भी क्या करो, नेशनलिज्म की जैसा बनाना शुरू कर दो। तो नेपोलियन played an important role in spreading the idea of nationalism in many part of Europe। ये कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्टे ने एक बहुत ही अच्छा खासा रोल जो है प्ले किया है, किस लिए, नेशनलिज्म को इम्पार्ट करने के लिए, फॉलो करने के लिए, या फिर उसको दूसरे देशों के अंदर भेजने के लिए। अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, नेपोलियनिक कोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेपोलियन ने किस किस तरीके से लोगों को वहां पर समझाया, एडवांटेजेस दी, उनको अपनी तरफ किया, और किस किस तरीके से लोग फिर नेपोलियन के साथ जुड़ते चले।